इतिहास में कुछ ऐसे नाम दर्ज होते हैं जो सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं होते, बल्कि हर जंग के मैदान, हर तलवार की धार और हर राजमहल की दीवारों पर गूंजते रहते हैं। ऐसा ही एक नाम था राणा सांगा, एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में थी आग। क्या राणा सांगा सिर्फ एक महान योद्धा थे या फिर उनसे जुड़ा कोई और रहस्य था जिसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था? एक ऐसा राजा जिसकी हड्डियां टूटी, जिसमें छलनी हुआ लेकिन हौसला कभी टूटा नहीं। आखिर कौन था वह वीर योद्धा जिसने बाबर जैसे शासकों को हिलाकर रख दिया था? क्यों कहा जाता है कि अगर राणा सांगा हारते नहीं तो भारत का इतिहास कुछ और होता? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इतिहास की वो गुंज है जिसे दबाने की लाखों कोशिश की गई थी, लेकिन क्या सच्चाई को अभी दफनाया जा सकता है? हम जानेंगे राणा सांगा की वो कहानी जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। राणा सांगा उदयपुर सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक, इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध भी सभी राजपूतों को एक किया था। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की थी। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया था। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध के मैदान से बाहर निकलना पड़ा था और उनकी जगह उनके परम मित्र राज राणा अजजा झाला ने ली थी। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया था। इनके शासन काल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्म परायण राजा की तरह उन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की थी। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपने महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हारने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया गया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 7 घाव लगे थे, अतः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अपना अधिकार जमा कर लिया था। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख घुड़सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे ही वीर और योग्य होते तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जमने न पाता। राणा रायमल के लिए 4 पुत्रों सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा तथा सेसा तथा 2 पुत्रियां थी। एक जीवित पुत्री आनंदी बाई। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहाँ से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद सिंह पंवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया था और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार वरावल 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए गए थे। अपने चरम पर संग के युद्ध के मैदान में 1 लाख राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख
दिमाग तथा हाथ और पैर खो गए थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों के 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर से बयाना दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। इनको हिंदूपत की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राज्य जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और राणा सांगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मेड़मदेव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित और महमूद खिलजी से गुजरात असफिलियों के साथ आसफ खान से हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवेलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे। राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेना राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ रही और बुरी तरह से हार का सामना कर पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का लगभग सर्वनाश ही हो गया था। आसफ खान के बेटे को मार दिया गया और खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद हो गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन की बहाल करने के बाद सांगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया था। ईडर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और राणा ने कट्टर दावेदारों का समर्थन किया। 1520 में सांगा ने ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिसके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी भारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया और अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और विसनगर के शहरों को जीत लिया। इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा अतिक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह से परास्त होकर भाग गई। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद में कर लिया। युद्ध में राणा स्वयं घायल हो गए थे। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियां माखन के तहत एक सेना संगा के लिए भेजा। राणा ने फिर से बाड़ी धौलपुर के पास बाड़ी युद्ध 1518 ईस्वी को लोदी सेना को परास्त किया और लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद संगा ने आगरा की लोदी राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली कर दिया। मालवा के सभी हिस्सों को जो मालवा सुल्तानों से लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, उसको चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया। उन्होंने चंदेरी मेदिनी राय को दिया। बाबर धीरे धीरे छोटी छोटी सल्तनतों को अपने कब्जे में लेने लग गया एवं भारत को पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत में बदल दिया। 21 अप्रैल सन 1526 को तैमूरिद राजा बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और उसे मार डाला। युद्ध के बाद संघ ने पृथ्वीराज कछवाहा के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को एकजुट किया और 1 लाख राजपूतों की एक सेना बनाई और आगरा के लिए उन्नीत किया। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया। उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों ने गोली मार दी। कस्तूरी के शोर ने राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिससे वे अपने स्वयं के लोगों को रौंदने लगे। राणा सांगा को मुगल सिकंदर पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। उसने अपने आदमियों को मुगल गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूत राजाओं पर तीर से फायर किया, जबकि राजपूतों ने केवल खारीबियों में जवाबी कार्रवाई की। पैगन सैनिकों के बैंड के बाद बैंड ने अपने पुरुषों की मदद करने के लिए एक दूसरे का अनुसरण किया।
इसलिए हमने अपनी बारी में टुकड़ी को टुकड़ी के बाद उस तरफ हमारे लड़ाकू विमानों को मजबूत करने के लिए भेजा। बाबर ने अपने प्रसिद्ध तालकामा या पीनेस आंदोलन का उपयोग करने के प्रयास किए, हालांकि उसके लोग इसे पूरा करने में असमर्थ थे। 2 बार उन्होंने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण वे अपने पदों से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। लगभग इसी समय रायसेन की सिलहदी ने राणा की सेना को छोड़ दिया और बाबर के पास चली गई। सिलहदी के दलबल ने राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वह बेहोश हो गया, जिससे राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई में खामोश हो गया। बाबर ने अपने संस्मरणों में इस घटना को 1 घंटे के लिए अर्जित किए गए काफिरों के बीच रहने की बात कहकर लिखा है। अजा नामक एक सरदार ने अजजा को राणा के रूप में काम किया और राजपूत सेना का नेतृत्व किया, जबकि राणा अपने भरोसेमंद लोगों के एक समूह द्वारा छिपा हुआ था। झल्ला अजा एक गरीब जनरल साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने कमजोर केंद्र की अनदेखी करते हुए मुगल फ्लैंक्स पर हमले जारी रखे। राजपूतों ने अपने हमलों को जारी रखा, लेकिन मुगल फ्लैंक्स को तोड़ने में विफल रहे और उनका केंद्र गढ़वाले मुगल केंद्र के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। राजपूतों और उनके सहयोगियों को हराया गया था। शवों को बयाना, अलवर और मेवात तक पाया जा सकता था। पीछा करने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल बहुत थक गए थे और बाबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ ही दिया था। अपनी जीत के बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ी के एक टोवर को खड़ा करने का आदेश दिया। तैमूर ने अपने विरोधियों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद एक अभ्यास तैयार किया। चंद्रा के अनुसार खोपड़ी का टोवर बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक महान जीत दर्ज करने का नहीं था, बल्कि विरोधियों को आतंकित करना भी था। इससे पहले उसी रणनीति का उपयोग बाबर ने बाजावर के अफगानों के खिलाफ किया था। पानीपत की तुलना में लड़ाई अधिक ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसने राजपूत शक्तियों में मरने के डर को पुनर्जीवित करते हुए उत्तर भारत के बाबर को निर्विवाद मास्टर बना दिया था। 21 फरवरी सन 1527 को मुगल ग्राम पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया गया। केवी कृष्णा राव के अनुसार राणा सांगा बाबर को उखाड़ फेंकना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें भारत में एक विदेशी शासक मानते थे और दिल्ली आगरा पर कब्जा करके अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। राणा को अफगानों के नेता हसन खां मेवाती और मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी ने राणा सांगा का समर्थन किया। राणा ने 21 फरवरी 1527 को मुगल अग्रिम पहरे पर हमला किया और इसे खत्म कर दिया गया। बाबर द्वारा भेजे गए पूर्ण मूल्यांकन समान भाग्य से मिले। हालांकि 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु चित्तौड़ में हुई, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर देकर मारा गया था, जिन्होंने बाबर के साथ लड़ाई को आत्मघाती बनाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई थी। यह सुझाव दिया जाता है कि बाबर की तोपें नहीं थी। हो सकता है कि सांगा ने बाबर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की हो। इतिहासकार प्रदीप बरुआ ने ध्यान दिया कि बाबर के तोपों ने भारतीय युद्ध में पुरानी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया। यह थी कहानी उस महान योद्धा की जिसने न कभी हार मानी, न कभी झुका। लेकिन इतिहास सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं लिखता, वह साजिशों और विश्वासघात की दास्तां भी समेटे रखता है। राणा सांगा का पराक्रम अमर था, लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? अगर वह मुगलों को हरा देते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? क्या वाकई हम उस स्वर्ण युग को देख पाते जिसका सपना इस महायोद्धा ने देखा था? इतिहास सवाल उठाता है और हम उन्हें जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वह भविष्य की नींव भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इतिहास।